अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में शंघाई ताउन तंजीम की मसरूफियात के बावजूद मतनाज़े 26वीं आइनी तरमीम अपनी तकमील की तरफ तेज़ी से रवां दवा है। आज मौलाना की जमात ने भी अपना मुसवदा पेश किया है और पीपल्स पार्टी और JUI के मुसवदों में फ़र्क सिर्फ 2 रह गए हैं, एक आइनी अदालत और आइनी बेंच का, और दूसरा इस बेंच को बनाने वाले कमीशन की जगह जुडिशल कमीशन का। यानी हुकूमत इत्तेहाद एक नई वफाकी आइनी अदालत बनाना चाहता है जिसका एक अलग चीफ जस्टिस होगा और उस अदालत के फैसलों को किसी भी दूसरी अदालत हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। जबकि मौलाना फजलुर रहमान अपनी तजवीज़ में ये चाहते हैं कि आइनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही एक आइनी बेंच बना दिया जाए। बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है और इस बेंच को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही बनाए। बाकी आइनी तरमीम पर दोनों मुसवदों में कोई फ़र्क नहीं। यानी मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा तरमीम पर अग्री हैं। सवाल ये है कि क्या इस डिसएग्रीमेंट पर कोई मुफाहमत मुमकिन है या तरमीम मौलाना के बगैर ही लाना होंगी। अब आते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के इस मुसवदे की तरफ, जिसे नून लीग ने तो पब्लिक कभी होने नहीं दिया था और दस्तूर पाकिस्तान में तब्दीली पर कोई कॉमिक कंसेंसस भी नहीं करवाया गया था। वो मुसवदा है क्या? सबसे पहले आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई भी खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, बल्कि ये इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास रहेगा। आइनी मुसवदे में आर्टिकल 175A और B में एक वफाकी आइनी अदालत बनाई जाएगी जो 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जबकि एक अलग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सरबराही करेंगे। एक सूबे से एक एक करके आइनी अदालत के चीफ जस्टिस लिए जाएंगे। इस चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। ये अदालत इस्लामाबाद में होगी, ताहम ज़रूरत पड़ने पर किसी भी सूबे में अदालत लगा सकेगी। और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हर सूबे में अलग अलग आइनी अदालत भी बनाई जाए। नाज़रीन, अहम मुसवदे की अहम और मतनाज़ शिक ये है कि इस वफाकी आइनी अदालत का जो फैसला है ये हतमी होगा और किसी भी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में जजिस तकर्रुरी के लिए आइनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाएगा। सूबाई सतह पर हाई कोर्ट जजिस की तकर्रुरी आइनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP, चीफ जस्टिस आइनी अदालत और 2 सीनियर जजेस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड या चीफ जस्टिस का नामजद करदा नुमाइंदा होगा और इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी शामिल होंगे। आइनी मुसवदे में ये तजवीज़ दी गई है कि CCP में पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, कौमी और सेनेट के 2-2 अरकान शामिल होंगे। इसमें वफाकी और सूबाई आइनी अदालतों के क़याम और जजिस के तकर्रुर के लिए आइनी कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी गई है। CCP का कोई भी मेंबर किसी जज की तकर्रुरी के लिए नाम तजवीज़ कर सकता है। आर्टिकल 209 में जजिस को हटाने का तरीक़ाकार भी वाज़े है। CCP, चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जजेस, 2 सूबाई जजिस पर मुश्तमिल कमीशन को जजिस को हटाने का इख्तियार होगा। नाजरीन, ये रहा 26वीं आइनी तरमीम, कानूनी और टेक्निकल इसका पहलू। लेकिन इन तरमीम को लाने में एक सियासी पहलू भी है। यानी जिस उजलत और रिवायात को तोड़ते हुए एक ऐसे वक्त में तरमीम लाई जा रही हैं जिस पर एतराज़ात भी बहुत हैं और इन तरमीम को मतनाज़े भी कहा जा रहा है। अब अगर हम भुट्टो शहीद की सियासत को देखें तो ये तरमीम हरगिज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में हमें नहीं लगती। अगर भुट्टो साहब होते तो क्या ऐसी तरमीम होती? यानी भुट्टो की सियासत में ऐसी तरमीम और उनकी मंजूरी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बाबाए आइन कहलाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी आज आइन में एक मतनाज़े कहलाने वाली तरमीम लाने जा रही है। क्या इसे भुट्टो का तर्ज सियासत कहा जा सकता है? कायदे आवाम कहलाने वाली भुट्टो की पार्टी को आज एक ऐसी तरमीम लाने जा रही है जिसे आवाम से ही खुफिया रखा गया है। क्या इसे भुट्टो का तर्ज सियासत कहा जा सकता है? जिस भुट्टो की शहादत अवामी हाकमियत लाने पर हुई, इसकी पार्टी आज फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की तफरीक के इल्ज़ाम में फंसी दस्तूर पाकिस्तान को ही बदलने जा रही है। क्या इसे भुट्टो का तर्ज सियासत कहा जा सकता है? जिस वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एटपी प्रोग्राम लाने पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ना धमका सका, इसकी पार्टी इन तरमीम को ज़रूरी और मजबूरी क्यों कह रही है? क्या इसे भुट्टो का तर्ज सियासत कहा जा सकता है? भुट्टो के फ़लसफ़े में मुल्क की तरक्की जमहूरियत में है। क्या आज की जमहूरियत को भुट्टो के जमहूरी फ़लसफ़े के साथ जोड़ना ठीक होगा? इन तमाम सवालात के जवाबात सिर्फ एक शख्स दे सकता है जो सियासतदान भी है और कानूनदान भी है। उनकी कही हुई बात को शायद ही कोई रद्द कर सके। इस पाए के दानिश्वर हैं कि जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी मुल्की सियासत बल्कि सियासी तारीख जिनकी इज्जत करती है, जो आज के हालात पर कहते हैं कि पाकिस्तान बारूद से भरा एक मटका है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब,
बिलावल भुट्टो ये साहब ये क्यों समझते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम लाना ज़रूरी है? क्या खौफ है, क्या डर है? नहीं, खौफ और डर की तो बात नहीं है, पर उनकी हो सकता है, लगता ही है कि ख्वाहिश है कि वो ये इससे पहले कि नया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफ ले ले और वो 24 या 25 अक्टूबर को हो जाएगा, तो वो और कोई पिटिशन एंटरटेन कर ले, इससे पहले वो जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं उनकी मियाद बढ़ाई जा सके अगर ये पहले हो जाते। और तो कोई वजह नज़र नहीं आती, यही ऑब्वियस ही वजह है। पर मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी कहा है चेयरमैन बिलावल ने कि मुझे ना तमीज़ इम्तियाज़ है कादी फैज़ ईसा और मंसूर अली शाह में, और ये भी कि अगर हो सके तो हमारी ख्वाहिश है कि ये 25 तारीख से पहले हो जाए, अगर नहीं हो तो बाद में हो जाएगी। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है ना कि मुझे नहीं लगता कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं जुडिशरी के दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये अदम एतमादी हुआ ना चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस पर। कि अब चॉइस तो उन्होंने करनी है ना, कुछ वजह तो बतानी है, वो होगी तो चॉइस होगी ना, चॉइस तो करनी है, ये तो ऑब्वियस है। वो कादी साहब भी अपनी जगह अपने मामलात में खड़े हैं और वो बाज़ाब्ता इस चीज़ में वो उम्मीदवार हैं, और बड़े क्लियरली उन्होंने फ़ैसले भी ऐसे दिए हैं जो 63A और उस वाला फ़ैसला, सीटों वाला फ़ैसला जो है, वो कुछ ऐसे फ़ैसले उन्होंने भी दिए हैं जो उनको अपनी मंजिल की जानिब तेज़तर गामज़न करते हैं। तो उससे भी महसूस होता है, आज तक उन्होंने डिनाई नहीं किया कि वो कोई नया ओहदा या नई जुडिशल पोजीशन इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि रिटायर हो जाएंगे, वो भी नहीं किया। सो उनका इंडिया, उनकी अपनी ख्वाहिश और उनकी अपनी एम्बिशन ये लगती है कि वो पूरे जुडिशल सिस्टम के ऊपर 4 अपने कोलीग्स को बिठा के और वो पूरी तरह हावी हो जाए, क्योंकि उसके वो आगे ना अपील होगी ना दलील होगी, और सुप्रीम कोर्ट भी एक लिहाज से मातहत अदालत हो जाएगी, अपील सुप्रीम कोर्ट से जाएगी फेडरल कोर्ट को। तो इस किस्म की बातें, तो हुकूमत को इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए नहीं चाहिए था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर देते? हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी नहीं अभी तक उनका दिया, शाह साहब का। इसमें मेरा ख्याल है जी कंट्रोवर्सी तो रहेगी, इसलिए कितनी भी अच्छी लेजिस्लेशन हो, सब ठीक हो, और एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है मैं समझता हूँ, और वो है कि इस पर डिबेट हो। हाँ, ये बहुत अहम कलीदी किस्म के पॉइंट्स हैं जो कि हमें वैसे भी हॉन्ट करते रहेंगे। बाद में अगर ना भी पास हुई ये नया तरमीम, तो फिर भी ये सवाल उठते रहेंगे, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये बेहतर था, वो बेहतर था। ये अब बहस पब्लिक में आ गई है, लेकिन अगर इस पे एक पुख्ता किस्म की इस्लाह चाहिए और रिफॉर्म चाहिए, तो उस पर तो बहुत लंबी बहस होनी चाहिए। ये जो थी 18वीं तरमीम, ये कोई 8 महीने तक एक कमेटी में बहस होती रही। आईनी अदालत और आईनी बेंच, जो मौलाना और पीपल्स पार्टी के दरमियान अभी एक जो फ़र्क है, मौलाना कह रहे हैं कि आईनी बेंच होना चाहिए, 200 मुकदमात अगर आईनी है उसके लिए बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत जो है वो डटी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डटी हुई है, हम तो आईनी अदालत बनाना चाहते हैं क्योंकि मिसाक जमहूरियत में हमने ये तय किया था, हमने ये पूरा करना है। तो इसमें क्या फ़र्क है, ये ज़रा मुझे ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक के बाद आके पूछती हूँ आपसे। नाज़रीन वापस आते हैं वक्त।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आपने पीपल्स पार्टी का जो मुसवदा सामने आया है, आपने देखा है? मैंने तो अभी नहीं, आपकी ज़बान से जो बातें निकली हुई थी, वैसे छपी हुई हैं बहुत सारी, वही हैं जी, जो बीच में छपी हुई हैं, पर वो ज़्यादा मुस्तनद आपकी इस इंट्रोडक्शन में बातें महसूस हुई हैं। सही। मुझे ये बताइएगा कि जो आईनी अदालत और आईनी बेंच, क्या मौलाना सही मशवरा दे रहे हैं कि आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, आईनी बेंच बना लें आप? देखें, इसमें बड़ा सेटअप तो है। मैं समझता हूँ कि सारी गवर्नमेंट को इस बात पे तैयार रहना चाहिए कि ये जब बन जाएगा, अगर एक और जो आपने उसकी खद्दोखाल बताए हैं इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के, उसके लिए काफ़ी मतलब है काम भी करना पड़ेगा ना, और उसके लिए काफ़ी अकोमोडेशन भी पैदा करनी पड़ेगी। यूँ ही तो नहीं होगा, वो कहलाएगा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होगा नहीं। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में पहले फेडरल कोर्ट ही कहलाता था, इसको सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया 1956 के आइन में, और फिर उसके बाद 1973 के आइन में, और ये ही सुप्रीम कोर्ट था। अब सवालात उठेंगे कि इसको अकोमोडेट कहाँ करना है। ये और 5 जजेस, एक चीफ जस्टिस का कमरा और बाकी फिर उनका सारा स्टाफ। अब वो हो सकता है वो कहें, अगर कादी साहब बन जाते हैं, वो कहते हैं मैं चीफ जस्टिस हूँ सुप्रीम कोर्ट का, अब मैं चीफ जस्टिस हो गया हूँ फेडरल कोर्ट का, तो ये सारी जो अकोमोडेशन है ये आईनी अदालत की हो गई। और आप अपने जितने मेरे 4 जजेस के लिए भी जगह निकालें, और फिर आप उनके स्टाफ के लिए भी फाइलें भी इधर उधर जानी, कोई 60,000 फाइलों में से डिवीज़न होनी पड़ेगी, किस वक्त कौन सी फाइल, उसके क्या मंदरजात हैं कि वो ए कैटेगरी में जाए या बी कैटेगरी में जाए। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी, इसमें लिटिगेशन हो जाएगी। इसमें एक पार्टी तो चाहेगी कि वो इस अदालत में जाए या उस अदालत में, तो लाजमी है जिसको सूट करेगा कोई डिले करना, वो कहेगा एक और अपील का हक मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, फिर उसके बाद एपेक्स कोर्ट में ले जाओ, और जो हाईएस्ट कोर्ट है, फिर इसमें जो जल्दी चाहेगी वो कहेगी इसको लेके जाओ एपेक्स कोर्ट में, अभी इसको आखिरी फैसला करवाओ, ख़त्म कराओ सुप्रीम कोर्ट में। ये पहुंचा हुआ था, अब इसका नंबर लगने वाला था, बारी आ गई थी, अब ये एपेक्स कोर्ट में जाके नीचे हो जाएगा। तो ये इसकी एक काफ़ी ज़रा बहसें होंगी, दुश्वारियाँ होंगी। मैं तो समझता हूँ हो सकता है टर्फ वॉर्स भी हों। एक जज साहब के स्टाफ बैठा हुआ है कमरा नंबर 3 में या 4 में, वो कहते हैं मैं नहीं उठ रहा, हम नहीं जाते। जज साहब ने कहा है कि आप यहाँ बैठे रहो। तो टर्फ वॉर्स भी होंगी, टर्फ बैटल्स भी हो सकती हैं। फिर ये है कि अकोमोडेशन कहीं तो करनी होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट नई बनी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में चला जाएगा, और क्या हाई कोर्ट सारी अपनी फाइलें उठा के फिर डिस्ट्रिक्ट जजी सेशन जजी के कमरों में चला जाएगा? ये चीज़ें बाद में आएंगी। ये जब हो जाएगा तो फिर ये तो लॉ तो बना देना एक आसान काम है। सही। लॉ पे असल बात होती है फंक्शन करना, बिल्कुल। और फंक्शन कराना आपने भर्ती भी करने हैं बहुत सारे स्टाफ और नए जजेस और ये सब कुछ, ये एक बर्डन। अच्छा, अब आप बिल्डिंग बनाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो वो एक बिल्डिंग भी अरबा रुपए लग जाएंगे उस पर, और टाइम लगेगा। उतनी देर कहाँ फिरेंगे? ये मंसूर अली शाह साहब कहाँ बैठेंगे? अगर ये कोर्ट रूम नंबर 1 में जाना हुआ काजी साहब नहीं,
तो कोर्ट रूम सही। नंबर 2 जो है उसमें बैठे हुए हैं मंसूर अली शाह साहब को, क्या उनको वहाँ से निकाला जाएगा? मंसूर अली शाह साहब के पास फिर कोर्ट रूम नंबर इख्तियारात 3 क्या में जो होंगे बैठे हुए हैं, जब क्या सारे उनको भी निकाला जाएगा? अहम मामलात फेडरल ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे, वो फिर इख्तियारात क्या इख्तियारात होंगे? में बहुत कम इख्तियारात रह जाएंगे। मैं इसका खुद ज़ाती एक तजर्बा है मुझे कि मैंने जब ये बहाल हो गए जजेस सारे 16 मार्च 2009 को 2009 यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है ये बहाल हो गए। तो उसके बाद मुझे पूछा प्रेस वालों ने, उन्होंने कहा आपके तो वारे न्यारे हो गए, अब तो जो केस आप जिस जज के सामने लगवाना चाहेंगे लगवाएंगे, चीफ जस्टिस आपके हैं और आपने उनको बहाल कराया, आप कोई तो मतलब अरबा रुपए बनाएंगे। मैंने पहले दिन ही कह दिया, मैंने कहा देखो मैं इनकी अदालत में पेश नहीं होऊंगा। अच्छा, मैंने कहा मैं पेश ही नहीं होऊंगा इनकी अदालत। वो उसका मुझे एक तो नुकसान कोई होता है ना कि ये माली नुकसान तो होना था। मुझे जो असल नुकसान मैं समझता हुआ कि अगले 5 साल सारे अहम केस जो थे वो चीफ जस्टिस के सामने लगते रहे। चीफ जस्टिस कोर्ट रूम नंबर 1 में सारे अहम, जो आईनी बहस होनी थी, जो कानूनी बहस होनी थी, जिसमें बड़ा केस था, जिसमें फाइनेंस और पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जिसमें मालियत जिसकी ज़्यादा थी, वो सारे चीफ जस्टिस के सामने। और मैं तकरीबन बाहर बैठा एक लिहाज से दूसरे छोटे मोटे केस ज़रा करते रहे गुजरे। सही। यहाँ तक कि ये मुझे इसका ज़्यादा रंज है, मुझे फ़ीस बिल्कुल ना मिलती, पर उन केसेस में मैं अगर पेश हो सकता, मैंने खुद अपने ऊपर लगाया और मैं समझता हूँ मेरा जायज़ और सही फैसला था। पीटीआई राजी नहीं है, 18वीं तरमीम में तो हुई तो कंसेंसस से हुआ था, लेकिन अपना मौलाना बहुत सी चीज़ों पर अग्री नहीं है, पीटीआई तो है ही नहीं अग्री, एमक्यूएम कह रही है भाई मुसव्वदे का तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरह ये तनाज़ा तरमीम के बाद कामयाब तरमीम तो वही है कि जिसके बाद तनाज़ा ख़त्म हो जाए। हाँ। चाहे आपस में दो लोग कहें कि जी इन्होंने कोई ऐसी हमारे साथ ज़्यादती नहीं की कि हमें दिखाई नहीं है, हमें वहीं वो दे दी तरमीम। तो ये अगर करेगी हुकूमत, इस तरह करेगी तो फिर वो नुकसान उठाएगी, फिर उसकी तरमीम में कोई देर पा नहीं होगी। हाँ। और फिर ये सारा स्ट्रक्चर जो बनना है, ये रियासत एक वक्त पे आके शायद इनकार कर दे इससे कि ये इतना स्ट्रक्चर बिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो ख़र्चा आना है, इसको ज़रा देखना चाहिए, प्रैक्टिकली देखना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तरामीम के इसमें खद्दो खाल भी हैं, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन और गैर मुतनाज़ा से गैर मुतनाज़ा जो तरमीम है ना, उस पर भी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर बहस होनी चाहिए। हम हमेशा अदालती इस्लाहात की बात करते हैं, ये तरमीम हो जाती हैं तो क्या अदालती सिस्टम को, स्ट्रक्चर को आप अच्छा दुरुस्त होते हुए देख रहे हैं? हमेशा से एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, हर हुकूमत कहती रही है। क्या इसके बाद हम समझते हैं कि अदालती सिस्टम बेहतर हो जाएगा? अदालती सिस्टम उस वक्त तक बेहतर नहीं होगा जब तक ये जो लोएस्ट जुडिशरी है, हाँ, मैजिस्ट्रेट 3rd क्लास और सिविल जज 3rd क्लास से लेकर डिस्ट्रिक्ट जजेस तक, इनमें बेहतरी नहीं लाएंगे। और बेहतरी लाने का कोई ज़िम्मा उनका नहीं है कि वो यकदम, हमने उनकी तरबियत ऐसी की हुई है, हमने अपने हर स्टूडेंट की तरबियत ऐसी की हुई है कि तो तालीम ऐसी दी हुई उसको दी है, पर तरबियत नहीं दी उनके लिए। वो जब इम्प्रूव देखें, जहाँ तक एक माँ का ताल्लुक़ है, जो जाती है और बेटे को वो कैदी गाड़ी में बैठे हुए देख पाती है और उस हाथ नहीं मिला सकती, ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियाँ जोड़ के जाली में से
बिल्कुल, और बिल्कुल। वो घंटा 2 बैठ के उसको बताया जाता है कि भाई तारीख हो गई है, अब बेटा वापस जा रहा है, वो उस गाड़ी से ही नहीं उतारते जब तक उस माँ को ठंडक नहीं पहुँचती। ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जुडिशल सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता। सही। कानून वहाँ है जहाँ ऐसी माँ है। सही, बहुत शुक्रिया माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मेरे साथ थे। नाज़िम जी एक ब्रेक लेनी है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। नाज़िम वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की आइनी और सियासी तारीख इदारों में महाज आराई से भरी पड़ी है। 25 अक्टूबर से पहले हर सूरत आइनी तरमीम को यकीनी बनाने की कोशिशें भी इसी सिलसिले की ही कड़ी मालूम होती हैं। एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए तैयारियां हो रही हैं, उनको हतमी शक्ल दी जा रही है, और ऐन उसी वक्त में जैसे तैसे करके 26वीं आइनी तरमीम का जो काम है वो भी हतमी मराहिल में दाखिल होता नजर आ रहा है। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम है, एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन फॉर्म 45 लेकर जो है वो सड़कों पर है, एन उसी वक्त कौमी मुफाहमत के बगैर 2/3 अक्सरियत वाली मुतनाज़ तरमीम क्यों लाई जा रही हैं? ऐसा क्यों है कि रियासत के सुतूनों यानी पार्लियामेंट और अदलिया में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की एक दौड़ सी लगी हुई है? ऐसा क्यों है कि इदारों का अपने आइनी दायरों से निकल कर एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर करना ये एक मामूल बन गया है? ऐसा क्यों है कि सियासी जमातें अपने सियासी मफादात में गुम होकर न सिर्फ सारे उसूल ज़ाब्ते बल्कि सियासत और रियासत की तफरीक भी भूल गई हैं? ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में सियासी लड़ाई को जीतने के लिए बार बार कानून बदलने से भी कार्य सरकार चलती नज़र नहीं आ रही, तो अब आइन को तख्ता मश्क बना लिया गया है? ऐसा क्यों है कि एक तरफ हुकूमत ने आइनी तरमीम के मामले को अपनी बका का मसला बनाया हुआ है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत और ताकतवर हलकों को दबाव में लाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करती हुई हमें लग रही है? ऐसा क्यों है कि हुकूमत ने अडयाला में कैद इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर PTI को एक और एहतजाज का जवाब दिया है? ऐसा क्यों है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और सारी सियासी जमातें और अब PTI भी मैदान सियासत में नई है, फिर भी मेच्योर सियासत कोई भी करता हुआ हमें नहीं नज़र आ रहा? ऐसा क्यों है कि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस जैसे रियासती इवेंट पर PTI एहतजाज की कॉल दे रही है और ख़ुद पर रियासत मुखालिफ होने का लेबल लगा रही है? ऐसा क्यों है कि आज 12 अक्टूबर है जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाकर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को घर भेजा था और मुस्लिम लीग नवाज आज के दिन को यौम स्याह मनाती आ रही है, लेकिन आज आइनी तरामीम में मसरूफ़ हुकूमती पार्टियाँ सब कुछ भूल गई है। मुस्लिम लीग नून के नब्ज़ शनास मोहम्मद ज़ुबैर आज मेरे साथ होंगे प्रोग्राम में। उन्हीं से जानते हैं कि नून लीग में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई और क्या, जैसे कल हमारे प्रोग्राम में सेनेटर जावेद अब्बासी प्रोग्राम में ये बता रहे थे कि ये जो हुकूमत है क्योंकि ये अवामी मैंडेट से तो आई नहीं है, तो लिहाजा ये चाहते हैं कि हम अब इक़्तिदार में रहें। इक़्तिदार में रहने का एक ही तरीका है कि ऐसी तरमीम लेकर आई जाएं, इसलिए इस हुकूमत को जल्दी पड़ी हुई है। तो क्या वाकई इस हुकूमत के लिए आइनी तरमीम लेके आना अपनी सर्वाइवल का मसला है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, एक तरफ आप देखें कि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, PTI ने 15 अक्टूबर को जो है वो वहाँ पर एक बार फिर से डी चौक में धरने की एहतजाज की कॉल दे दी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अब मौलाना साहब को मनाने की भी एक दौड़ लगी हुई है। कभी बिलावल साहब मिलते हैं जाके, कभी नून लीग के लोग मिलते हैं जाके। ये तरमीम ये सबके गले की हड्डी क्यों बन गई हैं? देखिए ना, हर एक का अपना अपना मकसद है। जो हुकूमती पार्टीज़ हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और PMLN और MKM, उनकी तो जाहिर सी बात है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है ये तरमीम करने का, उनका तो जाहिर है बड़ा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। बहुक और बहरूक ये करवाना ही है, क्योंकि ये करवाने से की वजह से उनके लिए वो राह हमवार होगी जिसका जो ख़तरा, जिसका ख्वाजा आसिफ ने खुद अभी थोड़े दिन पहले किया, 2-3 दफ़ा कर चुके हैं कि जी अगर नॉर्मल तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे
तो उसमें उनको जो ख़तरा है कि जी वो 2024 के इलेक्शन का ऑडिट ऑर्डर कर देंगे और इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत सी कतगने लगा देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 2024 का इलेक्शन मुतनाज़ा तो है, सबको पता है, वो ख्वाजा आसिफ को तो सबसे ज़्यादा पता है। तो वो अगर उनके सही नताइज सबके कौम के सामने आएंगे तो असेंबली में जाहिर सी बात है जो इस वक्त हुकूमत में पार्टीज़ बैठी हैं उनके लिए हुकूमत करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, मेजॉरिटी लूज़ कर जाएंगे। तो उसके लिए ये सारा कुछ तगोदाव हो रहा है और वो होना भी अभी 25 से पहले है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप देखें ना, कई चीज़ें होती हैं जो हुकूमत क्लैरिटी कर सकती है, जिस तरह आपने शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की कि अपोजिशन को, पीटीआई को इत्मीनान दे सकती है कि जी अभी हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, और अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे नीयत में कोई गड़बड़ है तो ये लें 10 दिन पहले हम जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए। लेकिन अब जो वो आइनी तरमीम हम देख रहे हैं जिसको तकरीबन फाइनल शेप दे दी गई है, उसमें तो अभी ये जो पास होगा उसके हिसाब से जो कमेटी बनेगी वो कमेटी सीनियर 3 जजेस में से एक का इंतखाब करके रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। सो वो जो उसके हवाले से ये बहुत से लोगों के, और मैंने पहले भी ये कहा था कि सबकी नज़रें जो हैं जैसे फ़ाइज़ ईसा पर हैं, उनको फ़ाइज़ ईसा जैसे बहुत मिल जाएंगे, कोई इसमें कमी नहीं होती है। फ़ाइज़ ईसा के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। और फिर दूसरी बात ये, फ़ाइज़ ईसा अभी भी फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस लग सकते हैं। सो आई थिंक मतलब कि फ़ाइज़ ईसा साहब अगर आईनी अदालत में उधर चले जाते हैं, वहाँ के सरबराह लग जाते हैं, तो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है दूसरा काजी फ़ाइज़ ईसा लेकर आना? कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ना, बहुत पाकिस्तान में तो बहुत से हैं, अभी भी इस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस बैठे हुए हैं। अब जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने वो रिकॉन्स्टिट्यूट की थी कमेटी, जिसमें पहले जस्टिस खुद चीफ जस्टिस थे और जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर थे, तो वो ऑर्डिनेंस एक लाया किया, जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डिनेंस रात को जारी किया। तो विद इन आवर्स ऑफ दैट चीफ जस्टिस ने वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी कमेटी और उनको मुनीब अख्तर को बाहर कर दिया और अमीनुद्दीन को लेके आ गए। विच मीन्स के वो तो उस कमेटी का तो मकसद ही ख़त्म हो गया ना। जब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से एक जज को लेके आएंगे तो उसी जज को लेके आएंगे जो उनकी थिंकिंग से अलाइक है, मुताबिकत रखता है। इसी किस्म के जजेस को वहाँ लगाया जाएगा फेडरल कोर्ट में और यहाँ टूथलेस कर दिया जाएगा। और अगर टूथलेस नहीं भी होता फॉर एनी रीज़न तो चीफ जस्टिस मंसूर जो हैं वो, उनके पास कोई पावर्स तो होंगी नहीं। अब ये भी एक बड़ा अगले 10 दिन में है कि क्या वो चीफ जस्टिस बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर बन भी जाते हैं तो आप देखें ना, जितने भी आईनी मुकदमात हैं पीटीआई से रिलेटेड, जाहिर है उनके इंट्रा पार्टी से लेकर इलेक्शंस को लेकर, फॉर्म 45, 47 को लेकर, 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर, वो तो जाहिर है फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट बनेगी वहाँ पर चलेंगे ना। वो सब चीज़ें, ऐसे केसेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास तो ऑल में होंगे नहीं। वो तो कहते हैं जो आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, हज़ारों केसेस लगे हुए हैं, तो वहाँ तो दूसरे केसेस जाएंगे। देखिए, एक तो शाज़िया ये जो बिलावल आज उन्होंने ट्वीट भी किया है काफ़ी, और वो कायद-ए-आज़म का भी हवाला दिया है कि वो भी चाहते थे फेडरल कोर्ट, और ये कितना लाजमी जुज़ है पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो ये कि वो ये कहते हैं कि जो प्रेशर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर, कोई 60,000 के करीब पेंडिंग केसेस हैं, लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल केसेस हैं ये 176 हैं। और वो 176 केसेस बनने की वजह क्या है? आपने 2024 का इलेक्शन धांधली शुदा इलेक्शन करवाया, तो पहले आप कह रहे हैं कि हम गलत हरकत भी करेंगे और वो कोर्ट में जाए भी ना। फिर इलेक्शन कमीशन ने बहुत सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, बार इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए। तो आप कह रहे हैं कि देखें जी वहाँ तादाद कितनी बढ़ गई और उनको टाइम देना पड़ता है। तो आप पहले तो गलत हरकतें करना बंद कर देना। पहले आप कहते हैं कि जी मुझे धांधली करने दें, और फिर मुझे धांधली का कोई केस लगे ना, और अगर लगेगा तो मैं वो बहाना यूज़ करूँगा कि जी देखें इनके पास कितना प्रेशर होता है, इस वजह से फेडरल कोर्ट बनेगी एंड लेट दैट केस गो टू द फेडरल कोर्ट। तो पहले अगर धांधली के फिर वो सर्टिफिकेट मिल जाएंगे ना, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर वो एक सर्टिफिकेट भी तो वहां से पाकिज़गी का मिल जाएगा ना, ये भी तो एक मकसद है। लेकिन शाज़िया, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डेडलॉक कितने हैं जो कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? नहीं जाते ना, हार्डली कोई साल में 1-2 केसेस चले जाते हैं। ये तो नहीं कि हर इशू पर केस एक सुप्रीम कोर्ट में जाता है। पार्लियामेंट ने वो जो ऑर्डिनेंस पास हुआ गैर पार्लियामेंट्री, वो केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में।
जुलाई का जो फैसला था 8-2 का मखसूस नशिस्तों का, वो फैसला पहुंच गया वहाँ कंट्रोवर्सी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। 2024 के लातादाद इलेक्शन से रिलेटेड केसेस हैं जो उसके सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर कौन देखे? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना भी तो एक गलत तरीका है। तो फिर इसका फॉरम क्या है? पार्लियामेंट? कौन फैसला करे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो देखे ना, अगर सब अपने आपने शुरू में इब्तदाई में अपने जो कहा था, अगर सब इदारे अपने हदूद में रहें और सब अमल दरामद करें, पार्लियामेंट को बिल्कुल इख्तियार है लॉ बनाने का, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन अगर आप वो राइट सुप्रीम कोर्ट को देंगे ही नहीं, अगर आप एक जिस रिजर्व सीट्स का मामला है अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला कर लिया तो आप कहते हैं मैं इंप्लीमेंट नहीं। सो केस को फिर एक केस होता है, फिर दूसरा केस होता है, फिर तीसरा केस होता है, फिर एक पार्टी जाती है, फिर दूसरी पार्टी जाती है, वो फैसला दे दिया तो हुकूमती पार्टी से ली गई कि जी इसको रोका जाए किसी तरह से। 53,000 दूसरे मुकदमात हैं, आईनी मुकदमात तकरीबन 150 पौने 200 इतनी इनकी तादाद है। इसके लिए कोई बड़े सेटअप की ज़रूरत है? नहीं, आप तो देखे ना, एक तो जब फेडरल कोर्ट बनेगा तो उसका एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगी, अपना रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और लातादाद नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स जो वहाँ काम करेंगे, उसका अपना स्ट्रक्चर होगा, उसके अपने एक्सपेंसेस होंगे, वो सब कुछ होगा। अगर आपने यही करना था कि अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं तो आप 10 जजेस बढ़ा दें इसी सुप्रीम कोर्ट के, ताकि आप वो उसको और रिफॉर्म्स के थ्रू, सही रिफॉर्म्स के थ्रू उनका एक कोई टारगेट होना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस का यार्डस्टिक होना चाहिए। तो मौलाना साहब का जो तजवीज़ है आईनी बेंच, आप आईनी अदालत से हट जाएं, आप आईनी बेंच बनाने की जो उनकी तजवीज़ है ये कितनी एप्लीकेबल है? क्या ये दुरुस्त नहीं है? आईनी बेंच बना दें आप। किसकी तजवीज़ है ये मौलाना साहब की तजवीज़ है ना, वो कह रहे हैं ना कि हमें आईनी अदालत की जरूरत नहीं है, आप आईनी बेंच बना दें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बेंच बना दें जो आईनी सारे केसेस को सुने। आईनी बेंच बना दे, बिल्कुल सही है ना, तो वो बिल्कुल वो जो सेम स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन मैं उनकी तजवीज़ से इसलिए एग्री नहीं करता कि जी जजेस अगर 25 जजेस हैं तो वो तो आइन या आइनी कोई इशू आया या पॉलिटिकल इशू आया, वो लेट द चीफ जस्टिस एंड दैट कमेटी डिसाइड कि उसका बेंच क्या होगा। कई दफ़ा आपको फुल बेंच की ज़रूरत होती है, कई दफ़ा आपको 9 रुकनी बेंच की ज़रूरत होती है, कई दफ़ा आपको 3 रुकनी बेंच की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये 5 जजेस सिर्फ वो आइनी अमूर को देखने के लिए फ़ैसला करेंगे और बाकी जो है जो वहाँ पता चलेगा कि वो 5 जो हैं जो आइनी केसेस हैंडल करेंगे, पता चले कि उसका इख्तियार सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को या एग्जीक्यूटिव को होगा, तो फिर क्या करेंगे? फिर वही मसला आ जाएगा कि जी सबसर्विएंट होंगे। और वो जो दूसरे इररेलेवेंट केसेस, इररेलेवेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट केसेस है इंडिविजुअल्स का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को छोड़ के उसमें फिर जस्टिस मंसूर अली शाह अपने 17 रुकनी बेंच को लेके क्या करेंगे? उनके पास कोई पावर नहीं होगी ना डिक्टेट करने की। इलेक्शन कमीशन जो मर्जी करता रहे, हुकूमत जो मर्जी करती रहे, तो ये तो देखे ना, इसको तो टूथ एंड नेल सबको अपोज करना चाहिए। ये एक पीटीआई का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। इसमें कोई नुकसान पीटीआई को भी होगा, नुकसान पीएमएलएन को भी होगा, पीपीपी को भी होगा, जो सबसे आगे बढ़ के बिलावल जरदारी इस वक्त एफर्ट उन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई है, उन्होंने अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाई हुई है। लेकिन वो कहते हैं कि रात को कायरा साहब मेरे प्रोग्राम में तो बड़ी बहस हो रही थी, मैंने कहा आप लोग हुकूमत में हैं, आप लोग कोशिश करें। कहते हम लोग हुकूमत में नहीं हैं, हम हुकूमत में नहीं हैं, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, आईनी तरमीम के लिए सबको मना रहे हैं। तो मैंने कहा आप ऑपोजिशन में तो नहीं है ना, ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन को नहीं मनाती ना। आप अगर ऑपोजिशन के पास जा रहे हैं तो भैया आप हुकूमत में हैं, और आईनी तरमीम आप किसके लिए लेकर आ रहे हैं? आप कह रहे हैं अवामी मफाद के लिए होगी, किसके लिए आप लोग लेकर आ रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि अगर हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम हुकूमत का हिस्सा हैं? क्यों अपने आप को भी मानने से इनकारी हैं कि हुकूमत में नहीं है हम? एक तो हुकूमत होती है ना, और एक सिस्टम होता है जो प्रेजेंट सिस्टम है, जो रूलिंग एलीट है, जिसकी ख्वाहिश है कि ये प्रेजेंट सिस्टम चलता रहे अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल।
और उसका मतलब ये है कि ये हम मिल के आपस में जो भी तय करें, हमारे जो आपस में डिफरेंसेस भी हों, बट वी विल रिमेन पार्ट ऑफ द रूलिंग एलीट एट द एक्सपेंस ऑफ पीटीआई जो एक ऑपोजिशन पार्टी है। अब पीपल्स पार्टी का मुफाद क्या है? उनके पास सिंध की हुकूमत है, उनके पास 2 गवर्नर्स हैं, उनके पास प्रेसिडेंट हैं, उनके पास चेयरमैन सेनेट है, उनका एक्सेस है टू द प्राइम मिनिस्टर। वो जब चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। जब जो उन्होंने फैसला, बजट पास ही नहीं हो सकता पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर, बड़े फैसले नहीं हो सकते पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर। तो सिर्फ आप वफाकी काबीना में नहीं बैठे, बाकी तो आपका भरपूर इन्फ्लुएंस है। और अगर वो इन्फ्लुएंस ना होता तो फिर शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग बिलावल भुट्टो को क्यों ये राइट दे देते कि आप जाएं, करें जो मर्जी आपने करना है और कन्विंस करें। और कमेटी में भी अपने लोगों को शामिल किया हुआ है, नवीद कमर उस कमेटी में जो आज ही शायद बनी है, और दूसरे लोग भी शामिल हैं। तो ये तो आप उसमें बिल्कुल शामिल है और आपका उतना ही इंटरेस्ट है, उतना ही इंटरेस्ट है जितना पीएमएलएन का है। अच्छा, मौलाना साहब तो अभी तक मान नहीं रहे हैं। आज कमेटी में उन्होंने अपना मुसविदा भी शेयर किया है। वही बात, वो आईनी अदालतों पर भी वो तैयार नहीं है, वो आईनी बेंच बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी, बिलावल भी बारहा ये बात कर चुके हैं कि हमें मौलाना का साथ चाहिए, वोट तो हमारे वैसे भी पूरे हैं, जिसे मौलाना ने कल सियासी बदअखलाकी का नाम दिया। तो ये जो वोट पूरे होने का कॉन्फिडेंस है, ये 63A का फैसला जो वापस हुआ है, ये वो कॉन्फिडेंस है, उसका नतीजा है लोटों की सियासत। एक तो जी शाजिया, एक तो देखे ना, अगर आपको किसी की नीयत पर शक होता है तो फिर आप हर एक्शन शक की निगाह से देखते हैं और साफ नजर आ रहा होता है कि ये हुकूमत क्या करने की कोशिश कर रही है। अब 63A का आज से 3 महीने बाद भी चेंज कर सकते थे ना। हाँ। कि जी वो जो 63A का फैसला 2 साल पहले आया था उसको आप 4 महीने के बाद लेके आ सकते थे। अब क्यों लेके आए थे? अब रिकंस्टिट्यूट क्यों किया था वो कमेटी, जिसकी वजह से बेंच वो बना जो कि 63A के ऊपर बैठा और काजी फाइज ईसा और उसके साथी ब्रदर जजेस ने वो फैसला दिया। इसलिए किया था कि ताकि ये फैसिलिटेट कर सकें पीटीआई के जो अरकान हैं जो कि थोड़े से कमज़ोर हैं या मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और उनको डरा, पहले इंसेंटिव दे के, अगर इंसेंटिव से नहीं बात बनती तो डरा के, धमका के, पकड़ के, केसेस बना के, घरों के अंदर छापे मार के, जो अभी हो रहा है, कल गुजरांवाला में हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ है। तो ये बार बार ये जो हो रहा है, और 8, 10, 15 वो MNAs को मार धाड़ के, डरा धमका के, उनकी फैमिलीज को, अगर आप ऐसे अमेंडमेंट पास करेंगे, क्या बिलावल भुट्टो अपने नाना को देख सकते हैं कि जी उन्होंने 73 का जो आइन था वो इस तरह से पास कराया था, या एक भरपूर 1-1.5 साल की एफर्ट थी जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके, उनके लॉ मिनिस्टर से लेके, उनके हुकूमती अरकान से लेके, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके जाके उन्होंने फिर वो आइन पास करवाया था। और यहाँ ये तरीक़ेकार क्या है भाई? अगर आप इतने पुरखलूस हैं कि जी कायदे आज़म का ये थिंकिंग थी, कायदे आज़म की तो बहुत सी थिंकिंग थी। कायदे आज़म तो मीडिया को भी इंडिपेंडेंट देखना चाहते थे, कायदे आज़म को तो जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट देखना चाहते थे, कायदे आज़म तो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के भरपूर सपोर्टर थे, इस किस्म के हथकंडों के सपोर्टर नहीं थे कि जी इस तरह से आप आइन को चेंज करेंगे, इस तरह से आप हुकूमत को चलाएंगे। एक बंदे पर 50-50 केसेस बना के, डरा के, धमका के, गद्दारी के केसेस बना के, उसको बैन करके, उसको डरा के, उसको ये सारी चीज़ें करके, क्या ये कायदे आज़म चाहते थे? इस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे? एक नुक्ता उठाते हैं कि जी 2008 में 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये हुआ था। भाई 2006 में तो उसके बाद आप 2018 तक तो आपकी हुकूमतें थी, 2022 में दोबारा आपकी हुकूमत आ गई थी। तो आपने फिर उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? बिकॉज उसका जरूरत नहीं थी, अब आपको जरूरत पड़ गई है, अब आपका सर्वाइवल इज एट स्टेक, इस वजह से आप ये सब। जुबैर साहब, आज 12 अक्टूबर है 1999, 12 अक्टूबर का मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से वो दिन याद है। नून लीग तो ज़ाहिर भुगता हुआ है, मुस्लिम लीग नून हर साल इस दिन को यौम सियाद के तौर पर देखती है, लेकिन आज क्या जमहूरियत का इतना मज़ा आ रहा है? क्या हम बहुत कामयाब हो गए हैं अपने मुल्क को मुकम्मल तौर पर जमहूरी सेटअप देने में कि आज उन्हें 12 अक्टूबर 1999 का दिन भूल गया? या आईनी तरमीम को लेकर इतने हम गुम हैं कि हम इस दिन को जो है ना मुस्लिम लीग नून आज भूल गई है। एक्चुअली उसमें देखे ना, वो जो मनाते थे और सही मनाते थे और सही उसको रेज़ करते थे आवाज़ को, तमाम इन सालों में, पिछले दहाइयों में, उसकी वजह थी कि जी इस मुल्क में सिर्फ ये नहीं है कि जनरल मुशर्रफ ने इंटरवेंशन कर दी थी तो आप उसके ख़िलाफ़ थे, बट उसका जो फंडामेंटल इशू था कि यहाँ फैसला साजी किसके पास होनी चाहिए, सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सन 73 का जो आइन है वो
सबसे सुप्रीम है या नहीं है, वो फंडामेंटल इश्यूज थे, उसको आप एक दिन को लेके उजागर करने की कोशिश करते थे और बिल्कुल सही करते थे। अब सिविलियन बालादस्ती की जंग खत्म हो चुकी है, अब वोट को इज्जत दो का मामला खत्म हो चुका है, तो अब वो इश्यूज है ही नहीं, अब वो कंसर्न्स है ही नहीं, वो चाहते ही नहीं है कि सिविलियन बालादस्ती हो। सिविलियन बालादस्ती क्यों चाहिए उनको? जावेद अब्बासी साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में जरा सुनिएगा, देखिएगा क्या कहा, फिर मैं इस पर बात करती हूँ। जरा प्ले कीजिए। पार्टी के अंदर तो बदकिस्मती हो गई है कि अब बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। अब पार्टियों के अंदर ये लिमिटेड कंपनीज रह गई हैं, ये खानदान की पार्टीज हो गई हैं, और खानदान के जो सिर्फ सरबराह हैं, उनके बच्चे हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं, वो पार्टी के फैसले करते हैं। किसी एक जमात ने अपने पार्लियामेंटेरियन से पूछा होगा, अभी जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेटर है, किसी एक को ना ये पता है कि मसौदा क्या आ रहा है, किसी एक को नहीं पता कि अमेंडमेंट क्या आ रही है। उनको तो हुक्म होगा कि आप वोट दें। ये जो कर रहे हैं, इससे आईने पाकिस्तान के साथ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ एक अटैक है, एक हमला है। जुबैर साहब, आवाजें बढ़ती जा रही हैं, क्या अभी भी मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन मजबूरियों से बोल नहीं पा रहे हैं, आवाजें ऐसी बढ़ती जा रही, और ये क्या बातें दुरुस्त हैं सारी? बहुत हैं, जाहिर सी बात है, देख सारी 100% दुरुस्त हैं। देखें, ये ऐसे कभी भी नहीं हुआ था पाकिस्तान की, आप पिछले 30-40 साल की तारीख उठा लें कि इतने लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से, और वो उस वक्त जब वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, शाहिद खाकन अब्बासी बहुत कदावर लीडर थे, मिफ्ता इस्माइल या दानियाल अजीज़ हैं, या और बहुत से लोग हैं, ये आपने अब्बासी साहब का, जावेद अब्बासी साहब का सुना है, आसिफ किरमानी हैं, और भी बहुत से नाम हैं। ये कब हुआ था कि इक़्तिदार में जब पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उस वक्त तो सब कहते हैं कि जी तो हमारा यही तो बेस्ट टाइम है। ऑपोजिशन में सारे लोग, जब पीटीआई की हुकूमत थी, ये तमाम लोग पार्टी के साथ खड़े हुए थे और भरपूर अंदाज में साथ खड़े हुए थे। एक दिन भी उन्होंने ऐसा कोई इतराज़ नहीं किया था कि ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सीनियर सियासतदान साबिर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।